सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। ख्वाजा मीर दर्द की लिखी ये पंक्तियाँ राहुल सांकृत्यायन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं का लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत लहासा की ओर। आज हम पढ़ेंगे पाठ लहासा की ओर और जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृत्तांत साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिए। वे हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया। इसके अलावा उन्होंने मध्य एशिया तथा काकेशस भ्रमण पर भी यात्रा वृत्तांत लिखे, जो साहित्यिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब लहासा की ओर पाठ एक यात्रा वृत्तांत है और इस पाठ में राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन किया गया है। इसे राहुल जी ने बड़ी ही रोचक शैली में लिखा है और लेखक ने उस समय के तिब्बत के जनजीवन, संस्कृति और लोगों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। लेखक के द्वारा ये यात्रा नेपाल के रास्ते से की गई थी और उस समय भारतीयों को तिब्बत में जाने की आज्ञा नहीं थी। लेखक ने तिब्बत की यात्रा करने का मन बनाया और भिखारी वेश में उनकी यात्रा को पूरा किया। यह यात्रा उन्होंने 1929-30 में की थी और यह यात्रा तिब्बत को नज़दीक से जानने का अवसर देती है। अपने लेखन के साथ न्याय करते हुए उन्होंने इस वृत्तांत में हर छोटे और बड़े सभी तथ्यों का समावेश किया है और तथ्यों का ये ताना बाना कहानी की रोचकता को बनाए रखता है। तो अब सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि लहासा, जो कि तिब्बत की राजधानी है, और इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है, जो नेपाल का पड़ोसी देश है, और इसकी सीमा भारत और चीन से लगती है। यह समुद्र तल से 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर है और इस पहाड़ी प्रदेश के रास्ते बहुत ही ऊंचे नीचे हैं। यहाँ पहाड़ों के मोड़ सुनसान और खतरनाक हैं। यहाँ दूर तक आबादी नहीं होती है। यहाँ एक और हिमालय की ऊंची चोटियां हैं तो दूसरी ओर नंगे पहाड़ हैं। यहाँ की जलवायु भी अनुपम है। धूप वाले भाग में जहाँ तेज गर्मी पड़ती है, वहीं छाया वाले भाग में खूब ठंडक होती है। थोंगला यहाँ का दुर्गम डाड़ा है। तिंगरी का विशाल मैदानी भाग है, जिसमें चारों ओर पहाड़ हैं तथा जिसके बीच में एक पहाड़ी है जिस पर देवालय स्थित है। लहासा की ओर पाठ का पात्र परिचय आपसे करवा देते हैं। इसमें मुख्य पात्र हैं लेखक, जो कि राहुल सांकृत्यायन हैं, सुमति हैं और नमसे हैं। राहुल सांकृत्यायन जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, साहसी यात्रा में अनेक कष्टों का सामना करने वाले हैं, अध्ययनशील हैं, महापंडित हैं, यानी कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं के ज्ञाता हैं, उच्च कोटि के साहित्यकार हैं और यात्राओं का सजीव चित्रण करते रहते हैं। और सुमति, जिसका वास्तविक नाम लॉबजंग शेख है, एक मंगोल भिक्षु है, स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय व्यक्ति है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला है, शांत और सरल स्वभाव है, मिलनसार है और स्नेही है। अब नमसे का यहाँ जिक्र आता है, जो कि एक बौद्ध भिक्षु है, विनम्र है, एक सभ्य पुरुष है, स्नेही है और शेकर विहार की खेती के मुखिया हैं। अब तिब्बत के सामाजिक जीवन का वर्णन कर लेते हैं। तो लहासा की ओर यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत में महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी थी। वहाँ पर्दा प्रथा नहीं है, स्वतंत्र विचारों वाली हैं, वे अपरिचितों को भी जो है वो आतिथ्य देती हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भवो की परंपरा वहाँ भी प्रचलित है। और महिलाओं का समाज में जो स्थान है वो महत्वपूर्ण है। उन्हें पुरुषों की वैचारिक दास्ता नहीं स्वीकार करनी पड़ती है और साथ ही साथ जाति पाति और छुआछूत नहीं है। घर की सास या बहू जो है वो चाय बना कर लाती है, नहीं तो आप स्वयं भी चाय बना सकते हैं।
और निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी अपरिचित व्यक्ति घर के अंदर आ सकता है। और यहाँ की चाय की एक विशेषता है कि जिसमें सोडा, मक्खन और नमक डालकर मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता है और मिट्टी के बर्तन में ही परोसा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि लेखक जब तिब्बत की यात्रा पर गए तो वहाँ ठहरने के लिए उन्हें क्या स्थान मिला। तो इस बार जो यात्रा के दौरान लेखक और उनका साथी जो सुमति वो भिखारी वेश में थे और तब भी उन्हें थोंगला के आखिरी गांव में सुमति के जान पहचान वाले घर में अच्छी जगह मिल गई। लेकिन 5 साल बाद जब वे इसी रास्ते से लौटे तब वे भिखारी के वेश में नहीं थे बल्कि एक भद्र यात्री के वेश में थे और फिर भी किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी। उन्हें सबसे गरीब झोंपड़े में रहना पड़ा। यह बहुत कुछ लोगों की उस समय की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, क्योंकि वे शाम को मदिरा पीकर यानी छंग जिसे उनकी भाषा में कहा जाता है, वे होश आवाज खो बैठते हैं। अब यहाँ का जो ताड़ा थोंगला का जंगल है वो बहुत ही खतरनाक है, तो उसका वर्णन कर लेते हैं कि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित ये जो डांडा है वो खतरनाक स्थल है। यहाँ मीलों तक कोई गांव दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ डाकुओं के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। यहाँ वे डाकू जो हैं वो पहले व्यक्ति को मार देते हैं और बाद में उसे लूटते हैं, यानी कि चाकू, बंदूक आदि रखना आम बात है। सरकार भी पुलिस पर खर्चा नहीं करती है। लेखक और सुमति को जहाँ भी खतरा लगता वे टोपी उतारकर भीख मांगने लगते और अगले दिन दोनों को लंकोर पहुंचना था और दोपहर को वे डाड़े पहुंचे और दाहिनी तरफ बर्फीली पहाड़ियां थीं। पहाड़ नंगे थे, न बर्फ थी और न हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर डाड़े के देवता का मंदिर था, जिसे पत्थरों, सींगों व रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। अब इसी यात्रा के दौरान लेखक और सुमति जो है वो नीचे उतरने लगे और घोड़े के धीमे चलने के कारण लेखक सही मार्ग से भटक गए और दाएं रास्ते पर जाने के बजाय बाएं पर निकल पड़े। 1.5 मील जाने पर पता चला कि रास्ता गलत है। वापस आने पर 4-5 बज गए थे और सुमति इंतजार में थे और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। सुमति ने गुस्से में कहा कि उन्होंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले और 3-3 बार चाय गर्म की। मजबूरी बिताने पर शांत हुए और लंगोर में एक अच्छी जगह रहने को मिली और गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला। चाय सत्तू भी साथ में था। अगले दिन वह एक पहाड़ी पर थे जिसका नाम था तिंगरी समाधिगिरी। सुमति के यजमान हर जगह थे। वे उन्हें गंडे पहुंचाना चाहते थे। गंडे कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों से बनते हैं और गंडे खत्म होने पर सुमति कपड़ों के नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर गांव में न जाने के लिए राजी कर लिया। अब यहाँ पर तिब्बत में जागीरदारी प्रथा है। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफी भाग मठों के हाथ में है। जागीरदार किसानों से खेती कराता है। कोई भिक्षु खेती का प्रबंध देखने आता है तो उसे राजा के समान आदर मिलता है। अब लेखक और सुमति शेखर विहार के एक भद्र पुरुष से मिले। भिखमंगों के वेश में होने पर भी उन्हें आदर मिला। वहां एक बौद्ध मंदिर था जहां बुद्ध की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। वहीं लेखक ने आसन जमाया। एक एक पोथी 15-15 सेर की रही होगी। अब लेखक पुस्तकों के भीतर था। अब यहाँ पर पुस्तकों के भीतर होने से तात्पर्य है कि लेखक जिसे पुस्तकें पढ़ने का काफी शौक था, अब वह इन पुस्तकों को पाकर उनको पढ़ने में रम गया। और सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो लेखक ने उन्हें अनुमति दे दी, क्योंकि लेखक भी जो है वो उन पोथियों को पढ़ना चाहता था और वो इतना व्यस्त हो गया था कि उन्होंने दूसरी बार सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। और अगले दिन वे भिक्षु यानी नमसे से विदाई लेकर चल दिए।
इस तरह ल्हासा की यात्रा पूरी हुई और इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के लोगों के रहन सहन और संस्कृति की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। आशा है आपको ये ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत अवश्य समझ आ गया होगा। धन्यवाद।